आज हम पढ़ने जा रहे हैं बांसुरी बजती रही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसके पात्र कौन कौन से हैं। ढोली, काथिक, वैद्या, शेड़ी, बीजू, जोगन, युवती, अन्य। सबसे पहले हम निर्देशक का वक्तव्य पढ़ेंगे। बांसुरी बजती रही गुजरात की एक प्रसिद्ध लोक कथा शेड़ी बीजानंद पर आधारित है। बहुत समय तक अपने युवा काल में लेखक के मन में यह कथा उमड़ती घुमड़ती रही और अब उम्र के ढलान पर इसे वे नाटक का रूप देने को प्रेरित हुए। गोविंद चातक की मूल चेतना लोक की रही है। उसी ने उन्हें लोक जीवन और साहित्य की ओर अग्रसर किया। हिंदी में लोक कथाओं को लेकर नाट्य लेखन के प्रयोग कुछ ही लोगों ने किए हैं। उनमें उनका भी अपना योगदान कहा जा सकता है। इससे पूर्व दूर का आकाश में वे इसी तरह का सार्थक प्रयोग कर चुके हैं, किंतु बांसुरी बजती रही की सार्थकता इस बात में भी है कि यह मात्र लोक कथा पर लिखा हुआ नाटक नहीं है। एक स्तर तक इसमें लोक नाट्य तत्व भी समाहित है, किंतु इसे लोक नाटक भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें लेखक की प्रयोगशीलता के कई रूप उभरे हैं। वस्तुतः यह नाटक अपनी शैली और संरचना में लोक धर्मी और नाट्य धर्मी दोनों प्रवृत्तियों का अद्भुत समन्वय करता लगता है। नाटक की अवधारणा देव यात्रा या देव नृत्यों के अवसर पर होने वाले नृत्य, गीत और कथा कथन के रूप में की गई है। काथिक ढोल और दमामा बजाकर जन जन को नचाते भी हैं और समय मिलते कोई कथा भी सुनाते हैं। यह कथा ही नाट्य का रूप धारण करती है, जिसमें ढोली आवजी वादक की भूमिका कथा के सूत्रों को जोड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यही बात जोगन के बारे में कही जा सकती है। उसको अलग से गढ़कर नाटककार ने उसकी राग विराग चेतना में शेड़ी का हृदय जकड़ने की चेष्टा की है। दोनों के बीच चेतना का प्रवाह उन्हें कहीं बहुत निकट कहीं बहुत दूर ले जाता है। इस तरह पिता और पुत्री में एकाकी जीवन की पीड़ा का बहुत लगाव है, किंतु विसंगति यह है यह प्रेम नहीं कहीं वस्तु संबंध धारण कर लेता है। भारत के हर घर के लिए यह कोई नई बात नहीं, जहाँ बाप बेटी को अपनी संपत्ति समझता है। इसको मिटाना आज भी मुश्किल बना हुआ है, किंतु यह समझ कितनी विनाशकारी रही है यह हम सब जानते हैं। हमारा प्रयास पारिवारिक संस्कारों, रूढ़ियों और अहंकारों की पृष्ठभूमि में इन सारे चरित्रों को समझने और चित्रित करने का रहा है। सारी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक विसंगतियों और आर्थिक विभेद से जनित स्थितियों के बीच प्रेम करना और उसे जीवन में जीना कोई सरल कार्य नहीं रह जाता। विडंबना यह है कि अपनी अपनी जगह सभी पात्र खंडित, एकांकी और विवश लगते हैं। जितना तीव्र आकांक्षाओं का एहसास है, उतना ही विवशता की विडंबना और दायित्व का दबाव भी है। इसीलिए नाटक के सभी पात्र हमारी सहानुभूति के पात्र बन जाते हैं। पर बीजू और शेड़ी केवल सहानुभूति नहीं, हमारी आस्था भी जगाते हैं। बीजू एक स्वप्नदर्शी, रोमानी, रचनाशील पात्र है। बांसुरी उसके समग्र अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार वह उसके माध्यम से अपनी अस्मिता को निर्मित करता है। यह उसके लिए और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसका कोई अपना नहीं, घर द्वार नहीं और न उसके लिए उसके पास साधन है। यहीं पर संसाधन और नियति का व्यंग्य सामने आता है। बांसुरी बजती रही एक बहुत ही धार्मिक त्रासदी है। मुख्यतः वह प्रेम कथा है, किंतु इसे मात्र प्रेम की त्रासदी कहना ठीक नहीं होगा। प्रेम त्रासद हो सकता है, किंतु बीजू और शेड़ी का प्रेम रुलाता भर नहीं है, सोचने के लिए भी बाध्य करता है। दुनिया में बुराई त्रासद होती है, किंतु बीजू और शेड़ी की त्रासदी अच्छाई की है, इसीलिए उसमें त्रासदी का रंग बहुत गहरा है। फलतः सारे समय रंगमंच पर शेड़ी हावी रहती है। उसे नियति, त्रासदी और विडंबना से जोड़कर गोविंद चातक ने एक ऐसी दृष्टि से काम लिया है जिसमें देवी संभावनाओं और मानवीय इच्छाओं का एहसास हृदय को निरंतर कचोटता है। इसीलिए यह नाटक एक दर्द बनकर उभरता है और मंच पर स्थितियों के बीच अभिनय और संवाद से ऐसी कविता पैदा करता है जो मन प्राणों पर छा जाती है। जब मैंने इस नाटक को मंचन के लिए उठाया तो ये ही कुछ बातें मुझे उकसाती रही। नाटक प्रारंभ से अंत तक मुझे संगीतात्मक लगा। माघ मेले का अवसर था और अक्सर उस अवसर पर राजनीति और शोषण संबंधी नाटक होते रहते हैं।
पहली बार एक प्रेम गाथा को प्रस्तुत करने की चुनौती से एक झुरझुरी सी महसूस हुई। कथा प्रेम की हो तो सामान्य जन पारसी थिएटर या स्वांग नौटंकी को ज़्यादा पसंद करता है। इतना ताम झाम ना हमारे पास था और ना हम करना ही चाहते थे। इसके लिए हमने स्थानीय वातावरण, लोक संस्कृत, संगीत और नृत्य का पूरा सहारा लिया। नाटक में वेदा जैसा जीवंत पात्र है, किंतु जोगन जैसी प्रताड़ित, भुक्तभोगी और विरोधी संवेदनाओं से युक्त पात्र भी हैं, जो ऊपरी सतह से हटकर अपने अंतर में कई कटुताओं, विवशताओं और विसंगतियों में ही नहीं जीती, वरन आत्मीयता, राग, द्वेष, रहस्यमयता, अति प्राकृत संवेदना का भी एक साथ समाहार करती मिलती है। इसलिए उसके साधारण से संवाद में अर्थ के कई छुपे आयाम दिखाई देते हैं, जिन्हें मंच पर उजागर करना अनिवार्य था। इसी तरह बीजू गांव का भोला भाला अनाथ लड़का है, पर अंदर से बहुत भावुक, रोमानी और स्वाभिमानी भी है। उसके हाथ में बांसुरी है, किंतु पैरों में अदम्य मजबूती है। शेड़ी में समर्पण का भाव है, पर उसका स्वाभिमान भी कम नहीं है। इन दोनों के योग से वह भौतिकता से अध्यात्म तक के सोपानों को चढ़ती जाती है। इन प्रवृत्तियों के कारण बाहर से अति सरल लगते हुए भी नाटक के चरित्र जटिल और बहुसंवेदी हैं। प्रस्तुति में हमको बार बार इन तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ा, पर इन बातों को अभिनेताओं से करवा लेना और उत्तरकाशी की मेले में आई हुई जनता तक पहुंचाना सरल कार्य नहीं था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में प्रेम की सहजता को, दर्शन को एकाएक कौन सहन कर पाता है, जहाँ प्रेम निर्बंध, खिलने वाला बुग्यालों का फूल या मात्र आछड़ियों को लुभाने वाला स्वर है। फिर भी नाटक के काव्य को उभारने का हमने भरपूर प्रयत्न किया। हमने नाटक को अपनी ज़मीन की मिट्टी से जोड़कर वहीं के लोकगीतों, धुनों और बांसुरी की धुनों के माध्यम से प्रेम की अभिव्यक्ति पर विशेष बल दिया। फलतः एक मोहक वातावरण पैदा किया जा सका। प्रकृति का सहारा